आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं तात्सुया इकाहाशी के केस की, जो अपनी खौफनाक और चौंकाने वाली डिटेल्स की वजह से काफी फेमस है। ये कहानी शुरू होती है 22 साल की लिंडसे हॉकर से, जो इंग्लिश सिखाने के लिए टोक्यो आई थी। उनके लिए ये एक जबरदस्त एडवेंचर होने वाला था, लेकिन चीजें इतनी डार्क और खतरनाक हो गयीं कि इस केस ने एक बेस्ट सेलिंग मेमोयर को जन्म दिया और बाद में एक फिल्म भी बनी। सबसे शॉकिंग बात ये थी कि लिंडसे के कातिल तात्सुया इकाहाशी ने खुद को बचाने के लिए जो हरकतें की वो इतनी डिस्टर्बिंग थी कि उसने एक अजीब तरह की कल्ट लाइक फॉलोइंग हासिल कर ली। तो दोस्तों, कमर कस लीजिए, क्योंकि ये कहानी जितनी डरावनी है उतनी ही हैरान करने वाली। टोक्यो के आइडोगावा वार्ड में अक्टूबर 2007 में 22 साल की लिंडसे हॉकर ने अपनी नई जॉब शुरू करने के लिए कदम रखा। वे जापान के सबसे बड़े प्राइवेट इंग्लिश स्कूल नोवा के टोक्यो ब्रांच में पढ़ाने आई थी। लिंडसे इंग्लैंड के वॉरविकशायर के कवेंट्री के पास एक छोटे से टाउन से थी। एक प्यारे परिवार में पली बढ़ी। वे अपने पेरेंट्स बिल और जूलिया और अपनी 2 बहनों के साथ रहती थी। लिंडसे हमेशा से एकदम वाइब्रेंट और एम्बिशियस पर्सनालिटी की मिसाल थी। उन्होंने 2007 की गर्मियों में यूनिवर्सिटी ऑफ लीड्स से बायोलॉजी में फर्स्ट क्लास ऑनर्स डिग्री लेकर ग्रेजुएशन किया था। काफी सालों की मेहनत और पढ़ाई के बाद लिंडसे ने डिसाइड किया कि अब वक्त है कुछ नया ट्राई करने का। उन्होंने अपने 4 साल पुराने बॉयफ्रेंड रायन गारसाइड के साथ एक वर्ल्ड ट्रिप प्लान की थी। लिंडसे पहले निकल गईं टोक्यो, जहां उन्होंने इंग्लिश टीचिंग की शुरुआत की, और रायन अगले साल की गर्मियों में उन्हें ज्वाइन करने वाले थे। टोक्यो के कल्चर और लाइफस्टाइल को लिंडसे ने बहुत जल्दी अपना लिया। अपनी 2 रूममेट्स जिनके साथ वे एक अपार्टमेंट शेयर करती थी, उनकी खूब जमने लगी। नोवा में उनके एम्प्लॉयर्स भी उनकी मेहनत और डेडिकेशन की तारीफ करते थे। लिंडसे अपने फैमिली और फ्रेंड्स से रोज वीडियो कॉल या ईमेल के जरिए टच में रहती और टोक्यो की लाइफ के मजेदार किस्से शेयर करती। एक ईमेल में उन्होंने अपनी बहनों को लिखा था कि टोक्यो कितना सेफ और रिलैक्सिंग लगता है, यहाँ तक कि ब्रिटेन से भी ज्यादा। लेकिन उनकी यही बात बाद में उनके परिवार के लिए एक दर्दनाक याद बन गई। 25 मार्च की सुबह लिंडसे ने अपने टोट बैग में टीचिंग मटेरियल पैक किया, रूममेट्स को बाय कहा और अपनी साइकिल पर बैठकर अपार्टमेंट से निकली। लेकिन वे उस दिन वापस घर कभी नहीं लौटी। 26 मार्च 2007 को दोपहर 2:30 पर लिंडसे के पापा को नोवा लैंग्वेज स्कूल से फोन आया। स्कूल की तरफ से बताया गया कि लिंडसे पिछले 2 दिनों से क्लास में नहीं आई है। उसकी रूममेट्स ने पहले ही पुलिस को कॉल करने की कोशिश की थी, क्योंकि लिंडसे पिछली शाम काम से घर नहीं लौटी थी। लेकिन उनकी रिपोर्ट सही डिपार्टमेंट तक नहीं पहुंच पाई। ये सुनकर लिंडसे का परिवार घबरा गया। उसके पापा ने बिना देर किए अपने और लिंडसे के बॉयफ्रेंड रयान के लिए टोक्यो की फ्लाइट बुक कर ली। लिंडसे के अपार्टमेंट में पुलिस उसकी लाइफ के आखिरी पलों को जोड़ने की कोशिश कर रही थी। कहानी के हर किरदार से, खास तौर पर उसके रूममेट्स और बॉयफ्रेंड रयान से, एक ऐसी तस्वीर बन रही थी जो दिल दहला देने वाली थी। 20 मार्च का दिन था। लिंडसे हिप्पी डिप्पी डू नाम के बार में कुछ ड्रिंक्स लेने के बाद ट्रेन से घर लौट रही थी। तभी एक अजीबो गरीब आदमी उसके पास आकर बातें करने लगा। ये आदमी दिखने में काफी बड़ा था, लेकिन क्लेम कर रहा था कि वो लिंडसे की क्लास का स्टूडेंट है। लिंडसे को तुरंत समझ आ गया कि ये आदमी झूठ बोल रहा है, क्योंकि उसे अपने सारे स्टूडेंट्स के बारे में पता था। उसने नॉर्मली सॉरी बोलते हुए उसे इग्नोर किया और अपनी स्टेशन पर उतर गई। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। घर के करीब पहुँचते ही उसने देखा कि वही आदमी उसके पीछे पीछे आ रहा है। ये देखकर लिंडसे का दिल थोड़ा तेज धड़कने लगा। वो स्टेशन से लेकर उसके घर तक उसका पीछा करता रहा और सीधा उसके दरवाजे पर आकर खड़ा हो गया। फिर उसने पूछा, क्या तुम मुझे पहचानती हो? लिंडसे ने डरते हुए कहा, नहीं। इस बार वो बोला कि वो विदेश में पढ़ाई करना चाहता है और उसे एक इंग्लिश ट्यूटर की जरूरत है। उसने थोड़ा पानी मांगा। लिंडसे को लगा कि शायद ये आदमी सच में परेशान है और शायद सच बोल रहा है। उसने उसे अंदर बुला लिया। इस वक्त उसके दोनों रूममेट्स भी अपार्टमेंट में थे। अंदर आकर उस आदमी ने लिंडसे की एक स्केच बनाई। उस पर उसने अपना नाम लिखा, तात्सुया इकाहाशी, और साथ में एक फोन नंबर और ईमेल एड्रेस। पुलिस को लिंडसे के कमरे से वही स्केच मिला जो उस आदमी ने उसे दिया था। रूममेट्स ने बताया कि लिंडसे ने उस आदमी से कैफे में इंग्लिश लेसन के लिए मिलने का वादा किया था। रूममेट्स ने उसे ऐसा करने से मना किया था, लेकिन लिंडसे को इसमें कोई खतरा नहीं दिखा। वे 20 मार्च को डुओ टूर कैफे में उससे मिलने चली गई, और वो आखिरी बार था जब किसी ने लिंडसे को देखा। लिंडसे का आखिरी फेसबुक मैसेज 20 मार्च को पोस्ट किया गया था, जिसमें उसने लिखा था, लव यू लॉट्स।
डोंट वरी अबाउट द गाय हु चेस्ड मी होम, इट्स जस्ट क्रेजी जापान, मिस यू। पुलिस ने 25 मार्च 2007 की सुबह का एक धुंधला सीसीटीवी फुटेज रिकवर किया। ये फुटेज ईस्ट टोक्यो के स्टेशन के पास दो टोर कैफे का था, जहां लिंडसे और एक मिस्ट्री मैन जिसका नाम इचिहाशी था को काउंटर पर ड्रिंक्स ऑर्डर करते हुए देखा गया। लिंडसे थोड़ी अनकंफर्टेबल लग रही थी, वे बार बार अपने बाल पीछे कर रही थी। दोनों करीब 50 मिनट तक एक टेबल पर बैठे रहे, जहां लिंडसे उसे इंग्लिश लैंग्वेज सिखा रही थी। जैसे ही जाने का टाइम आया, इचिहाशी ने पैसों को ढूंढने का नाटक किया। सुबह 10 बजे दोनों कैफे से निकलकर एक टैक्सी में बैठ गए। 26 मार्च शाम 5:20 पर दो पुलिस ऑफिसर्स तात्सुया के अपार्टमेंट पहुंचे। यही वे शख्स था जो टैक्सी में लिंडसे के साथ देखा गया था। पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में ये बात सामने आई कि तात्सुया इकिहाशी कई महीनों से लिंडसे पर नजर रख रहा था। 28 साल का तात्सुया इकिहाशी अकेले एक 3 बेडरूम वाले अपार्टमेंट में रहता था, जो उसके पेरेंट्स ने खरीदा था। तात्सुया के पेरेंट्स काफी अमीर प्रोफेशनल्स थे। उसकी माँ एक डेंटिस्ट थी और पिता ब्रेन सर्जन। लेकिन तात्सुया ने न तो अपने पेरेंट्स की एम्बिशन अपनाई और न ही उनकी एजुकेशनल वैल्यूज। पेरेंट्स के प्रेशर में उसने शिबा यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया और 2005 में हॉर्टिकल्चर की डिग्री हासिल की, लेकिन उसने कभी इस फील्ड में काम नहीं किया। पिछले 2 सालों से वे अपने पेरेंट्स के अलाउंस पर जी रहा था। कॉलेज के टाइम पर तात्सुया की एक गर्लफ्रेंड थी, लेकिन जो लोग उसे जानते थे उन्होंने उसे एक लोन वुल्फ बताया। जापान में ऐसे लोगों को हिकिकोमोरी कहते हैं, यानी जो खुद को पूरी तरह सोसाइटी से अलग कर लेते हैं। तात्सुया को हिंसक मांगा और एनिमे का बहुत शौक था। पिछले कुछ सालों में उसका बिहेवियर काफी डिस्टर्बिंग हो गया था। 2 साल पहले उसने एक महिला पर अटैक कर लूटने की कोशिश की थी। ये मामला कोर्ट के बाहर उसके पेरेंट्स ने सेटल कर दिया था। यूनिवर्सिटी के दौरान भी उसे एक लड़की का पीछा करने पर वार्निंग दी गई थी। इंटरेस्टिंग बात ये थी कि उसकी गर्लफ्रेंड ने उनके रिलेशन को स्टेबल और सीरियस बताया था। उसने प्रिजन में शुरुआती दिनों में तात्सुया से कई बार मुलाकात की। वे कहती थी कि तात्सुया को अपनी फिटनेस का जुनून था। वे रोज घंटों जिम करते और हर दिन 15 मील साइकिल चलाते। 2007 तक तात्सुया का मेंटल हेल्थ गिरने लगा था। उसने कुछ लोगों से कहा था कि उसे लग रहा है कि वे अस्थिर हो रहे हैं, लेकिन ये क्लियर नहीं है कि किसी ने उसे प्रोफेशनल हेल्प लेने को कहा था या नहीं। इसके बजाय ऐसा लगता है कि उसने एक ब्रिटिश इंग्लिश टीचर लिंडसे हॉकर पर ऑब्सेशन डेवलप कर लिया था। पुलिस के मुताबिक तात्सुया ने लिंडसे का कई महीनों तक पीछा किया था और फाइनली उसने ट्रेन में उनसे बात करने की हिम्मत जुटाई। उसने उसके टोट बैग पर इंग्लिश लैंग्वेज स्कूल का लोगो नोटिस किया और इसी बहाने उससे बात करने लगा। बातचीत के दौरान उसने ऐसा दिखाया जैसे उसके पास पैसे नहीं हैं और इसी बहाने उसे अपने इचिकावा वाले अपार्टमेंट तक ले जाने का प्लान बना लिया। ये जगह सिर्फ 5 मिनट की ड्राइव पर थी। अपार्टमेंट पहुंचने के बाद लिंडसे ने टैक्सी ड्राइवर से कहा कि वे पैसे लेने अंदर जा रही हैं और उन्होंने ड्राइवर को बाहर इंतजार करने को कहा। लेकिन 7 मिनट बाद भी लिंडसे बाहर नहीं आई तो ड्राइवर वहां से चला गया। ड्राइवर वो आखिरी इंसान था जिसने लिंडसे को जिंदा देखा, उनके कातिल के अलावा। जब पुलिस तात्सुया के अपार्टमेंट पहुंची तो उन्होंने इंतजार करने का फैसला किया, क्योंकि जापान के कानून के मुताबिक बिना सही कारण के दरवाजा खटखटाने की अनुमति नहीं थी। तात्सुया के पहले के स्टॉकिंग और चोरी के आरोपों को ध्यान में रखते हुए उन्होंने बैकअप बुला लिया। शाम के 8 बजे तक 9 पुलिस वाले ग्राउंड फ्लोर और चौथी मंजिल पर उसकी घेराबंदी कर चुके थे। लगभग 2 घंटे बाद तात्सुया अचानक अपार्टमेंट से बाहर निकला। वे नंगे पैर था और एक बैग लेकर बिल्डिंग की फायर एस्केप से भागने लगा। पुलिस ने उसका पीछा किया। तात्सुया के अपार्टमेंट की बालकनी में पुलिस को एक बाथ टब मिला जो ताजी रेत और खाद से भरा हुआ था। बाथ टब के पास एक गमला रखा हुआ था, जैसे वे कुछ प्लांट करने की तैयारी कर रहा था, लेकिन समय से पहले भागने की वजह से वे अपना काम अधूरा छोड़ गया। बाथ टब के मिक्सचर में से एक सफेद हाथ बाहर निकला हुआ दिख रहा था। बाद में पड़ोसियों ने बताया कि उन्होंने पिछली रात भारी चीज घसीटने की आवाज सुनी थी। पुलिस ने बाथ टब से लिंडसे की नग्न लाश बरामद की। उनके मुंह में एक स्कार्फ ठूंसा गया था और हाथ पैर गार्डनिंग टाई से बंधे हुए थे। उनके शरीर पर कई चोटों के निशान थे जो बताते थे कि उन्होंने एक लंबे और भयानक संघर्ष का सामना किया था। लिंडसे और तात्सुया दोनों मार्शल आर्ट्स में ट्रेनिंग कर चुके थे। लिंडसे ने बहादुरी से लड़ाई की थी, लेकिन ताकत में वे तात्सुया से कमजोर पड़ गईं। उनके चेहरे पर अंडे के आकार की चोटों से पता चला कि उन्हें कई बार मुक्के मारे गए थे। उसका सिर पूरी तरह मुंडा हुआ था और बाल एक प्लास्टिक बैग में पैक कर दिए गए थे। कमरे में उसका सामान इधर उधर बिखरा पड़ा था। 27 मार्च की रात
3 बजे लिंसे के माता पिता को वे डरावनी कॉल आई, जो कोई भी माता पिता कभी नहीं सुनना चाहेंगे। पुलिस को लिंसी की लाश मिल चुकी थी, जिस ट्रिप को उन्होंने अपनी बेटी को ढूंढने के लिए प्लान किया था। वे अब उसके अवशेष पहचानने की दर्दनाक यात्रा बन गई। उसके पिता बिल ने कहा, जब मैंने उसे देखा मुझे पता चल गया कि ये लिंसी थी, वे मेरी बेटी थी, लेकिन उसे इतनी बुरी तरह मारा गया था, मेरे पैरों तले जमीन नहीं रही थी। टोक्यो में तात्सुया के वांटेड पोस्टर्स हर जगह नजर आने लगे। 30,000 पोस्टर्स देश भर में बांटे गए। कुछ पोस्टर्स में तात्सुया की डरावनी तस्वीरें थीं, जहां वे अलग अलग भेष में नजर आ रहा था, यहाँ तक कि एक औरत के गेटअप में। जल्द ही उसकी तस्वीरें राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय न्यूज चैनलों पर वायरल होने लगी। तात्सुया को जापान के अलग अलग हिस्सों में देखे जाने की खबरें आने लगी। कई रिपोर्ट्स के मुताबिक उसे काबुकीचू, टोक्यो के रेड लाइट एरिया में देखा गया। पुलिस ने हर लीड को फॉलो किया, लेकिन उसे पकड़ना आसान नहीं था। लेकिन 8,000 रिपोर्टेड साइटिंग्स और मीडिया में इतनी हाइप के बावजूद पुलिस तात्सुया को पकड़ने के आसपास भी नहीं पहुंच पाई। साल खत्म होते होते इन्वेस्टिगेशन एकदम ठंडा पड़ने लगा। हॉकर फैमिली ने आखिरकार मजबूरी में एक वेबसाइट लॉन्च की, जहां उन्होंने पब्लिक से अपील की कि कोई भी अगर तात्सुया इचिहाशी के बारे में कुछ जानता हो तो बताए। वहीं दूसरी तरफ तात्सुया के पेरेंट्स, जो अब तक साइलेंट मोड में थे, अचानक पब्लिक के शक के घेरे में आ गए। इसका जवाब देने के लिए उसकी मां ने एक दिन लाइव टीवी शो पर कॉल किया और अपने बेटे से सरेंडर करने की अपील की। मैं तुम्हारी माँ हूँ तात्सुया, उन्होंने एक इमोशनल ऑडियो मैसेज में कहा। तुम्हें ये शायद अच्छा न लगे, लेकिन पापा और मैंने ये तय किया है कि हमें अपनी फीलिंग्स शेयर करनी चाहिए। उन्होंने उसे पुलिस से कांटेक्ट करने को कहा। बाद में ये कपल नेशनल टीवी पर आया और अपने बेटे के किए अपराध के लिए माफी मांगी। दूसरी सालगिरह से पहले पुलिस ने तात्सुया के लाइफ साइज कार्डबोर्ड कटआउट प्रिंट करवाए ताकि पब्लिक में अवेयरनेस बढ़ाई जा सके। इस बीच हॉकर फैमिली फिर टोक्यो लौटी और पब्लिक से अपनी बेटी के मर्डर के बारे में कोई भी जानकारी देने की रिक्वेस्ट की। पुलिस ने भी रिवॉर्ड की अमाउंट को 1 मिलियन येन से बढ़ाकर 10 मिलियन येन कर दिया, जो लगभग 1 करोड़ के बराबर था। इस बीच तात्सुया को लेकर इंटरनेट पर एक अजीब और गहरी दिलचस्पी वायरल हो गई। फैन क्लब्स हर तरफ उभरने लगे, जहां लोग तात्सुया को एक आउटलॉ और फ्यूजिटिव हीरो की तरह पेश कर रहे थे। वे जापान का सबसे हैंडसम क्रिमिनल कहलाने लगा और लोग उसे फुजिटिव सलन प्रिंस और लॉर्ड इची जैसे कुर्की नामों से पुकारने लगे। यहाँ तक कि उसने यंग मेल्स के बीच भी कल्ट फॉलोइंग बना ली। ब्लॉग्स और सपोर्ट ग्रुप्स तक शुरू हो गए जो इस मर्डरर को डेडिकेटेड थे। लेकिन असल ट्विस्ट ये था कि पुलिस जिस शख्स की तलाश कर रही थी, उसकी पहचान पिछले 2 वर्षों में काफी बदल चुकी थी। वे चेहरा जो कभी जापान के वांटेड पोस्टर्स पर हर जगह देखा जा सकता था, अब अलग दिखने लगा था। तात्सुया ने बाद में अपनी बेस्ट सेलिंग ऑटोबायोग्राफी में खुलासा किया कि जब सब शुरू हुआ तो वे टोक्यो में बिना पैसे, बिना क्रेडिट कार्ड्स और बिना पासपोर्ट के फंसा हुआ था। उसके पास देश छोड़ने का भी कोई तरीका नहीं था। वे टोक्यो के नॉर्थ वेस्ट में इबाकारी प्रीफेक्चर के फ्लॉप हाउस डिस्ट्रिक्ट में होमलेस की तरह छिपा रहा। वे तब समझा कि ये मैनहंट कितनी बड़ी हो चुकी है जब उसने खुद की तस्वीर वांटेड पोस्टर्स पर देखी। इसके बाद उसने एक परफेक्ट फ्यूजिटिव की तरह जीना शुरू किया, कैप के नीचे चेहरा छिपाकर, सनग्लासेस लगाकर, सर्वेलेंस कैमरे से बचते हुए और हर वक्त एक जगह से दूसरी जगह भागते हुए। उसने किसी दोस्त या फैमिली से कोई संपर्क नहीं किया। लेकिन जैसे जैसे ये नेशन वाइड मैनहंट और इंटेंस होती गई, उसने अपनी पहचान छिपाने के लिए नेक्स्ट लेवल मूव्स लेने शुरू कर दिए। उसे एहसास हुआ कि अगर उसे पकड़ से बचना है तो अपनी शक्ल बदलनी होगी। तात्सुया ने इस काम के लिए किसी सर्जन को नहीं बुलाया, उसने खुद ही ये स्टेप उठाया। एक साधारण बॉक्स कटर से उसने अपने बाएं गाल के प्रोमिनेंट मोल्स को काट डाला, जो उसके चेहरे की सबसे पहचानने वाली चीज थी। ये एक्ट उसकी डेस्परेशन और सर्वाइवल इंस्टिंक्ट्स को बखूबी दिखाता है। उसने खुद को बदलने की शुरुआत अपने होठों से की। पहले उसने कैंची से अपने निचले होठ का एक हिस्सा काटने की कोशिश की ताकि वे पतले हो जाएं। पहली बार दर्द इतना तेज था कि वे अधूरे रह गए, लेकिन दूसरी बार उसने खुद को संभाला और ये खतरनाक काम पूरा किया। इसके कुछ दिन बाद एक पब्लिक बाथरूम में उसने सुई धागे की मदद से अपनी नाक को फिक्स करने की कोशिश की। वे चाहता था कि उसकी नाक पतली और शार्प दिखे। ये सब करने के दौरान उसने कई सर्जिकल मास्क पहनकर ट्रेन और बस से सफर किया। तात्सुया दक्षिण की ओर निकल पड़ा, जहां उसने शिकोकू द्वीप पर मंदिरों की तीर्थ यात्रा शुरू की। वे अपने गुनाहों के लिए माफी मांगना चाहता था। हर मंदिर पर उसने हॉकर नाम के व्यक्ति के दोबारा जिंदा होने की दुआ मांगी। ये आइडिया उसे एक उपन्यास से मिला था, जिसमें लिखा था कि मंदिरों की यात्रा करने से मृतक को वापस जिंदा किया जा सकता है।
लेकिन पहचान लिए जाने का डर इतना ज्यादा था कि उसने अपने चेहरे को और अधिक बदलने का प्लान बनाया। इस बार वे सीधे एक प्लास्टिक सर्जन के पास पहुंचा, लेकिन सर्जरी के लिए उसे पैसों की जरूरत थी। तात्सुया ने कोसुके इनो नाम के एक मृत व्यक्ति की पहचान चुराई और ओसाका की एक कंस्ट्रक्शन कंपनी में नौकरी कर ली। अगले 13 महीनों में उसने करीब 10 लाख येन बचाए। उसने इन पैसों को 2 कॉस्मेटिक सर्जरी पर खर्च कर दिया। पहली सर्जरी में उसने अपनी नाक को लंबा और पतला करवाया। दूसरी सर्जरी में उसने नाक की ऊंचाई बढ़ाई। हर बार वे झूठे नाम और पता देता और फॉलो अप अपॉइंटमेंट्स पर वापस नहीं जाता। तात्सुया का हर दिन चुपचाप काम करने और अकेले समय बिताने में निकल जाता था। सहकर्मियों ने बताया कि वे किसी से ज्यादा बात नहीं करता था। उसके लिए लाल टोपी और काले फ्रेम वाला चश्मा जैसे उसकी पहचान का हिस्सा बन गए थे। जब अप्रैल में उसे कंपनी के बॉलिंग ट्रिप पर जाने के लिए मजबूर किया गया तो उसने ग्रुप फोटो में एक सहकर्मी के पीछे छिपकर तस्वीर खिंचवाई। वे अजीब लगता था, लेकिन हमने कभी नहीं सोचा था कि वे कोई बड़ा अपराधी हो सकता है, एक सहकर्मी ने बताया। अक्टूबर में उसने फुकुओका के एक क्लिनिक में होंठ की बनावट बदलने की रिक्वेस्ट की। 24 अक्टूबर को नगोया में उसने नाक उठाने की सर्जरी करवाई, लेकिन क्लिनिक के स्टाफ को उसके बाएं गाल के अजीब निशानों ने अलर्ट कर दिया। ये निशान तिल हटाने के दौरान बने थे। उन्होंने पुलिस को उस शख्स की पूरी डिटेल दी जो अक्सर उनकी क्लिनिक आता था। साथ ही उसकी कई फोटोज भी पुलिस के हवाले कर दी। पुलिस ने कंफर्म किया कि वे आदमी तात्सुया है। 4 नवंबर 2009 को पुलिस ने उसकी तस्वीरें प्रेस के साथ शेयर की और बताया कि उसने प्लास्टिक सर्जरी करवाई थी। जल्द ही ये फोटोज जापान की न्यूज हेडलाइंस में छा गईं। अब नई तस्वीरों में तात्सुया एकदम अलग लग रहा था। उसके बाएं गाल पर जो 2 बड़े तिल थे वो गायब हो चुके। उसके होंठ पतले और नाक की हड्डी पहले से ज्यादा शार्प दिख रही थी। उसकी पलकों में डबल फोल्ड भी नजर आ रहे थे। तात्सुया ने अपनी किताब में लिखा कि जब उसने टीवी पर खुद की ये बदली हुई तस्वीर देखी तो वे शॉक्ड रह गया। उसने लिखा, मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। मैंने कांपते हुए टीवी स्क्रीन पर नजरें गड़ाए रखी। इसके तुरंत बाद उसने अपने बाल कटवा लिए और एक पार्टी डिस्गाइज किट खरीदी जिसमें नकली दाढ़ी, साइडबर्न्स और मूंछें शामिल थी। 10 नवंबर 2009 को वे ओसाका के फेरी टर्मिनल पहुंचा। जब वे ओकिनावा जाने के लिए निकल रहा था तो एक राहगीर की नजर उस लंबे, संदिग्ध दिखने वाले आदमी पर पड़ी। उसने टोपी, सनग्लासेस और पेपर सर्जिकल मास्क पहन रखा था। 2 साल से भी अधिक लंबे चेज के बाद जब तात्सुया जापान के मोस्ट वांटेड क्रिमिनल्स में से एक बन चुका था, उसे ओसाका के इसी फेरी टर्मिनल पर लिंडसे हॉकर की हत्या के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया। हॉकर के परिवार ने कहा, ये हमारे लिए बहुत लंबा और मुश्किल सफर रहा, लेकिन अब ये खत्म हो गया। हमने अपने परिवार के तौर पर पूरी ताकत लगाई, कभी हार नहीं मानी। हमारी बेटी के लिए हमने हर मुमकिन कोशिश की। आज हमें आखिरकार इंसाफ मिल गया। एक ब्लॉगर ने लिखा कि जब वे गिरफ्तार हुए, उनके बिखरे हुए काले बाल और उनकी शार्प जॉलाइन उन्हें और भी मिस्टीरियस और अट्रैक्टिव बना रहे थे। कुछ फैंस ने उसकी तारीफों के पुल बांध दिए। एक ने लिखा, डॉक्टर का बेटा होने के साथ साथ वे स्मार्ट और टैलेंटेड भी हैं। उनकी लंबाई, फिट बॉडी, ड्राइंग स्किल्स और विदेशी भाषा बोलने की काबिलियत ने लोगों का ध्यान खींचा। लिंडसे के परिवार ने खुलकर मांग की थी कि इचिहाशी को जापान के डेथ पेनल्टी प्रोसीजर के तहत फांसी दी जाए, लेकिन उनके वकीलों ने ये साबित कर दिया कि उन्हें सुधरने का एक मौका मिलना चाहिए। ट्रायल के दौरान इचिहाशी ने स्वीकार किया कि उन्होंने लिंडसे के साथ रेप और मर्डर किया। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि लिंडसे की मौत एक हादसा थी। उन्होंने दावा किया कि वे लिंडसे को चुप कराने की कोशिश कर रहे थे जब गलती से उनकी जान चली गई। प्रोसिक्यूटर का कहना था कि लिंडसे पर हमला उनके अपार्टमेंट में एंटर करने के तुरंत बाद हुआ। उन्होंने लिंडसे को मारा, उन्हें टेप से बांधा और फिर उनके साथ गलत काम किया। 2011 की शुरुआत में इचिहाशी ने अपनी फरारी के दिनों पर अंटिल द अरेस्ट नाम से एक किताब पब्लिश की, लेकिन इस किताब में उन्होंने अपने क्राइम की क्रूरता और लिंडसे के साथ जो हुआ उसे नजरअंदाज कर दिया, बल्कि उन्होंने अपनी स्टोरीज पर फोकस किया कि कैसे उन्होंने पुलिस से बचते हुए अपनी जिंदगी बिताई। इचिहाशी की किताब जापान और ब्रिटेन में बेस्ट सेलर बन गई। इतना ही नहीं, इस कहानी पर आई एम इचिहाशी जर्नल ऑफ अ मर्डरर नाम की एक फिल्म भी बनाई गई। 21 जुलाई 2011 को शिबा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने इचिहाशी को लिंडसे हॉकर की हत्या के लिए उम्र कैद की सजा सुनाई। लिंडसे के पिता ने कहा, हमें न्याय चाहिए था और आखिरकार हमें मिल गया। वहीं
उनके बॉयफ्रेंड रायन गारसाइड ने बताया कि उन्होंने लिंडसे को प्रपोज करने की प्लानिंग कर रखी थी। उन्होंने कहा, वे मेरे जीवन की सबसे खूबसूरत चीज थी। अगर आपको ये कहानी रोचक लगी तो वीडियो को लाइक करें, नीचे कमेंट करके अपनी राय शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। साथ ही नोटिफिकेशन बेल को हिट करें ताकि हमारी अगली शॉकिंग स्टोरी आप तक सबसे पहले पहुंचे। तब तक